पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। पीडीए को लेकर पूजा पाल ने जहां अखिलेश पर सवाल उठाए, वहीं अखिलेश ने भी पलटवार किया है। उसके बाद बात करेंगे गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश पर्व के मौके पर शिरकत की और सनातन के लिए सिखों के बलिदान को याद किया। और फिर आपको बताएंगे बीजेपी नेता संगीत सोम के पाकिस्तान वाले बयान पर घमासान जारी है। न्यूज 18 की टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पड़ताल भी की। इसके साथ ही बात होगी बिहार में राहुल तेजस्वी की बाइक यात्रा पर जारी है सियासी घमासान। साथ ही बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी सेंध। आइए अब दिखाते हैं आपको खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने हाल ही में बयान दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले पूरी तरह पाकिस्तान बन चुके हैं। डेमोग्राफी पर दिए संगीत सोम के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। संगीत सोम के बयान पर यूपी के कई जिलों में न्यूज 18 की टीम पहुंची, पड़ताल की और हिंदू मुस्लिमों के रिएक्शन जाने। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम के पाकिस्तान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में संगीत सोम ने अपने बयान में कहा कि पश्चिमी यूपी के कई जिले पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुके हैं। अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो हिंदुओं को इधर रहना चाहिए और मुस्लिमों को उधर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग, क्या करें मुसलमान? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। न्यूज 18 की टीम ने संगीत सोम के इस बयान की पड़ताल की और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जाकर लोगों से बातचीत की। संभल में डेमोग्राफी चेंज होने की आवाज लगातार उठ रही है। सीएम योगी ने भी संभल को लेकर हिंदुओं के पलायन और घटती हिंदू आबादी पर चिंता जताई थी। तो ये तो है कि मुसलमानों की तादाद इंडिया में भी बढ़ी है पिछले सालों में और पूरी दुनिया में ही बढ़ी है, लेकिन इसको ख़तरा बनाकर पेश करने की जो पॉलिटिक्स है मैं उसके हक में नहीं हूँ। संभल में बताए थे पिछली सरकारों में कितने दंगे हुए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए और आज की डेट में संभल में हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर है। वहीं मथुरा में रह रहे मुस्लिम लोगों का कहना है कि सियासत में हिंदू मुस्लिम करके ही कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। वहीं हिंदुओं का कहना है कि कुछ जिलों में सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जब मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है तो हिंदुओं को वहां से पलायन करना होता है। और यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं मथुरा में ही है। ये समझो कि 40 साल से मेरी कहीं क्लॉथ मार्केट की दुकान है। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून और घुसपैठ नियंत्रण कानून लाया जाए, जिससे हमारे देश की डेमोग्राफी नहीं बदले, वरना आने वाले समय में हमारे लिए एक दूसरा पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। संगीत सोम के बयान पर गाजियाबाद में दोनों समुदाय की राय अलग अलग है। मुस्लिम पक्ष जहां इसे सियासी एजेंडा बता रहा है तो वहीं हिंदू पक्ष इसे जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा मान रहा है। आबादी बढ़ रही है तो संगीत सोम जी को क्या दिक्कत है भाई? आबादी तो पहले से ही बढ़ती आ रही है और रही मुस्लिम भाइयों की बढ़ रही है और हिंदू भाइयों की बढ़ रही है। बहुत जोर शोर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि उनको रोकना कैसे है। आज के टाइम पे जो नए बच्चे हैं, पहले नारा था हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे एक पे आ गए हैं, तो हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। सहारनपुर की जनता में सबसे बड़ी चिंता तेजी से बदलता जनसंख्या संतुलन है। लोगों का मानना है कि पड़ोसी देशों से आए घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर भारत में बड़ी संख्या में बस रहे हैं। ऐसे में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। 60 और 40 का है जी, 60 और 40 का है, लेकिन 60 हिंदू और 40 मोहम्मदन है। और लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी ही 2-3 साल के अंदर ये उल्टा हो जाएगा।
उल्टा हो जाएगा, 40 हिंदू जाएंगे और 60 मोमडन हो जाएंगे। फिर हम चाहकर भी अपने कैंडिडेट को जिता नहीं सकते। पश्चिमी यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक रामपुर में करीब 51% मुस्लिम आबादी है। वहीं मुरादाबाद में भी करीब 51% मुसलमान आबादी का अनुमान है। अगर बात बिजनौर जिले की करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 44% है और सहारनपुर में करीब 42% मुस्लिम आबादी है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में भी 42% मुस्लिम आबादी है। वहीं अमरोहा में 41% मुस्लिम आबादी का अनुमान है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का अनुमान संभल जिले का है। संभल 2012 में मुरादाबाद से अलग होकर नया जिला बना था, इसलिए 2011 में इसका अलग से डेटा नहीं है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक संभल में 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की रहती है। संगीत सोम के बयान पर सियासी घमासान जारी है। यूपी के कई जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जनसंख्या गणना के बाद ही ज्यादा सटीक आंकड़े सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संगीत सोम पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। एसपी महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि संगीत के बारे में कौन नहीं जानता, संगीत सोम के बारे में कौन नहीं जानता, और वो हमेशा ऐसी ही बयानबाजी करते आए हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या संदेश देंगे। हिंदू मंच के नेता नरेंद्र गुर्जर ने डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जनसंख्या पे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम की आबादी बड़ी तेजी से कुछ वेस्ट यूपी में कुछ जिलों में बढ़ी है और वो चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसा माहौल या पाकिस्तान जैसा जिले ऐसा तो कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर का भी हुआ करता था, कश्मीर में था पाकिस्तान जैसा माहौल, लेकिन अब तो वहां भी सब ठीक है। इनका मुसलमानों का इलाज करेगी सरकार, ये इकट्ठे हो नहीं रहे। अब बताओ हम क्या करें? इकट्ठा तो इन्हें होना पड़ेगा ना। जो भाजपा के नेता है पूर्व विधायक संगीत सोम, उनका कहना है कि जो वेस्ट यूपी कुछ जिले हैं वे पाकिस्तान बन गए हैं। क्या बताओ तो क्या के हार के तो आदमी ऐसे ही बयान दिया करे। तो उनका स्वभाव तो जानते ही हो। हाँ, उनका ठिकाना तो है नहीं, कब कहाँ चले जाएं। हमारे साथ भी बहुत दिन रहे ही है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं और इनका चरित्र सब लोग जानते हैं। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पूजा पाल योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती हैं। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताया था। पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इसकी जांच केंद्र सरकार से होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। सूत्रों के मुताबिक पूजा पाल बीजेपी में शामिल होकर योगी मंत्रिमंडल में भी जगह पा सकती है। इतना ही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से पूजा पाल चुनाव भी लड़ सकती हैं। पूजा पाल को पार्टी में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूजा पाल के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने चेतावनी दी है कि एसपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी का आचरण है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सत्ता में आई है, प्रदेश की बहु बेटियों ने यही कहा है, देख सपाई बिटिया घबराई। आज वही हालत अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि उनके नजर में, उनके आईने में अति पिछड़े और बहु बेटी का कोई सम्मान नहीं है। इस बीच विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने उनके पति के हत्यारों का साथ दिया, मगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। वहीं अखिलेश ने पूजा पाल के आरोपों पर ही सवाल उठा दिए हैं। कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से? इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है।
हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एसपी ने एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को दे दिया है, जिससे अखिलेश के पीडीए पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि पूजा पाल जिस समाज से आती हैं, अखिलेश यादव उसी समाज को जोड़कर अपने साथ एक अभियान चला रहे हैं पीडीए का। लेकिन पीडीए में अति पिछड़े वर्ग से आने वाली पूजा पाल को जिस तरह से उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, ये इसका संदेश अच्छा नहीं गया। और मुझे ये लगता है इससे अखिलेश यादव को पार्टी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूजा पाल को पार्टी से निकालने का पाल समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी इसके लिए जनजागरण अभियान चलाएगी। पूजा पाल ने अपने पति के हत्यारे माफिया अतीक का अंत करने वाले योगी सरकार की सदन में तारीफ की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। अब बीजेपी इसे पूरे पाल समाज का अपमान बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। गुरुद्वारे में अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि जब सनातन पर संकट आया तो सिखों ने बलिदान दिया। सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन ने भी कहा कि योगी सरकार गुरुद्वारों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी पेटलेगंज गुरुद्वारे पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व में शामिल हुए। सीएम योगी ने पेटलेगंज गुरुद्वारे में विकास के कामों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा, जब सनातन पर संकट आया तो सिखों ने बलिदान दिया। भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि देश के लिए सिख जाति का गौरवशाली इतिहास है। देश, कश्मीर और सनातन के लिए उन्होंने बलिदान दिया। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिख गुरुओं के प्रति अपना आभार प्रकट करें। कश्मीर के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। सीएम योगी के साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, योगी सरकार गुरुद्वारों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ईमानदारी के साथ, भावना के साथ सिख संगत हो या ऐसा कोई भी समाज हो जिसको पहले ध्यान नहीं दिया गया, जिनके मंदिरों को या पूजा घरों को या गुरुदेव के स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया, महाराज जी ऐसे जीर्णोद्धार की सोच के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सीएम योगी ने गुरुद्वारा परंपरा पर कहा कि यह चलने वाला लंगर समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देता है। इसमें ना कोई जाति देखी जाती है, ना धर्म और ना ही किसी का चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। राहुल की बाइक रैली में एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसे शख्स ने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। इस घटना से राहुल गांधी और सुरक्षाकर्मी सन्न रह गए। फिर क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को चूमने की तस्वीर पूर्णिया जिले से सामने आई है। रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे।
बाइक रैली में राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर पीछे मौजूद थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राहुल का काफिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ से निकला एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। युवक के चूमते ही राहुल गांधी असहज हो गए। पीछे बैठे राजेश राम भी हक्के बक्के रह गए। तभी तेजस्वी की बाइक पर बैठा बॉडीगार्ड चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और उसने राहुल गांधी को चूमने वाले युवक के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे वोटर अधिकार यात्रा में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी को राहुल और तेजस्वी के पास सटने नहीं दिया। स्थिति संभली तो राहुल का कारवां कटिहार मोड़ से शुरू होकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर और रामगांव होते हुए अररिया पहुंचा। पूरी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में दिखे। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा के बाद दोनों नेता बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय पी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए और बिना हेलमेट बाइक रैली करने पर राजेश राम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। सत्ताधारी दल कानून को गंभीरता से लेने की नसीहत दे रहा तो विपक्ष राहुल की सुरक्षा को गंभीर विषय बता रहा। जिस तरह शख्स बिना रोक टोक राहुल गांधी के पास पहुंचा और राहुल के गालों पर किस किया, इस तरह कोई संदिग्ध भी राहुल तेजस्वी के नजदीक पहुंच सकता था, जिससे नुकसान का खतरा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर कहा कि वे एक व्यक्ति विशेष के अनुमान हैं। हम जनता के अनुमान हैं। चिराग पासवान आज कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो चिराग पासवान को सलाह देंगे कि वो जल्द ही शादी कर लें और इस दौरान तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान है, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें, भी एप्लीकेबल है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कैबिनेट में लंबे वक्त से रिक्त पड़ी 5 सीटों पर ताजपोशी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। चुनाव से ठीक 1.5 साल पहले होने जा रहे इस विस्तार के बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धामी सरकार अब अपने अगले पॉलिटिकल मिशन 2027 की तैयारी में है और जिसकी शुरुआत कैबिनेट विस्तार से होगी। इसलिए अब कैबिनेट की खाली पड़ी 5 सीटों को भरकर सियासी संतुलन साधने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ सत्ता के विस्तार की नहीं बल्कि 2027 के मिशन की बुनियाद रखने की है। वर्तमान कैबिनेट में चंपावत को छोड़ दें तो सीमांत जिलों जैसे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। चुनावी लिहाज से बेहद अहम है कि 11 विधानसभा सीटों वाला हरिद्वार जिले को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं है। वहीं विधानसभा की 10 सीटों वाले उधम सिंह नगर से भी सिर्फ एक मंत्री कैबिनेट में है। चुनावी जीत हार के लिहाज से ये दोनों जिले अहम माने जाते हैं। केंद्र से अप्रूवल की आवश्यकता है। जब तक केंद्र हमको अनुमति नहीं करता है तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे, वरना सरकार की लगातार तैयारियां हैं, पहले से ही तैयार है। हमको आज नई बात नहीं है, चर्चा वार्ता होती रहती है, किसको लाना है, क्या करना है, ये बात का विषय है। पहले तो नीतिगत तय होना है कि कैबिनेट विस्तार कब किया जाए। मैं समझता हूँ समय आ रहा है और संभवतः सितंबर में, ऐसा मुझे लगता है, इस पर अंतिम निर्णय। दरअसल विभाग चुनाव में अब महज 18 महीने का समय बचा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार महज 5 लहरों की नियुक्ति भर नहीं बल्कि ये धामी सरकार की दूसरी पारी का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है।
बीजेपी इस विस्तार के जरिए सत्ता के अंदर संतुलन और बाहर की राजनीति दोनों को साधने की कोशिश में है। 2027 के चुनाव आने वाले हैं और अब हम 6 महीने के बाद सीधे चुनाव में लग जाएंगे। उससे पहले यदि माननीय मुख्यमंत्री चाहें तो विस्तार कर सकते हैं, काम बांटा जा सकता है और जब काम बंटेगा तो पूरी तरह से विकास की गतिविधियां भी बढ़ेगी और जो हमारा लक्ष्य है 2027 का वो भी पूरा। न्यूज 18 को दिए एक बयान में सीएम पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है, केवल हाईकमान की मुहर बाकी है, यानी कि अब सभी की निगाहें दिल्ली दरबार पर है। अब पर्दा महज इस बात से उठना बाकी है कि क्या सिर्फ विस्तार होगा या मौजूदा मंत्रियों में भी फेरबदल देखने को मिलेगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।